बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। पर वो तो बाद में आया एक था सेकंड एक सेकंड सुनिए ना। हाँ। एक सेकंड, वो जजमेंट बाद में आया, बेल मेरी पहले हो गई हाँ। थी। धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर। नए विधेयक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने जेपीसी में भी भेजा है। 30 दिनों से ज़्यादा अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हिरासत में जाता है और उसे पद से हटाया जाएगा। आपने कहा कि क्लॉज ज़रूर गंभीर होने चाहिए, लेकिन इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, क्या इस सिद्धांत को ये उलट नहीं जाता इससे? देखिए, सीधे सवाल से मुझे नहीं लगता कि आप बिल की स्पिरिट के साथ न्याय कर पाएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 130वां संशोधन क्या है। 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में हमने किया है। अब सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है? जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा। परंतु उस वक्त आप अपना विचार भी रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है? क्या देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। उनका जो मैनर ऑफ प्रोटेस्ट है उसके बारे में मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन ये जो गंभीर आरोपों का जो दायरा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि गंभीर आरोप क्या है? स्पष्ट कर सकती है क्या? हाँ, तो वही मैं आपसे तो जरा पूछिए आरोप। तो क्या आरोप हो सकते हैं? कैपिटल मतलब मर्डर, रेप, ऐसे वाले जो? नहीं, पहले विपक्ष का इस बिल में विरोध क्या है वो तत्वतः आप बता सकती है क्या? इसका मूल विरोध का कारण जो विपक्ष ने मीडिया को समझाया होगा, हाँ, वो आप हमें बताइए। तो वो तो कह रहे हैं कि आप इस बिल के जरिए आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके पास मैंडेट है और जिनका जनाधार से कनेक्शन है, आप उसको उलट रहे हैं और आप 30 डेज में आप बेल नहीं मिलेगा तो वो हट जाएंगे। और ये तो इट इज लाइक पॉलिटिकल सुसाइड या पॉलिटिकल मर्डर। देखिए, इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है
तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? एक सेकंड मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। विपक्ष का यही कहना है कि आप हमेशा कह रहे हैं, इस बिल को लेकर कह रहे हैं कि जुडिशरी डिसाइड करेगा, जुडिशरी, लेकिन जुडिशरी में सारे केसेस इतनी लंबे तौर पर विलंबित होती हैं, नहीं चलते हैं। और एक सेकंड, जुडिशरी में बेल के केस कभी भी, मेरे अलावे किसी भी बेल का केस सुप्रीम कोर्ट में 5 दिन से ज्यादा नहीं चला है। पर ये इरिवर्सिबल हो गया ना, ये जो केसेस हो जाते हैं, अगर उनको पद छोड़ना पड़े तो ये इरिवर्सिबल हो गया। जमानत मिलने के बाद वो फिर से ले सकते हैं। हमारा इतना ही है कि जमानत नहीं होती तब तक आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। तो चलो जमानत मिलने में 30 की जगह 40 दिन हुआ, तो 40 दिन के बाद आप शपथ ले सकते हो। इसमें कोई जुडिशियल प्रोविजंस हैं क्या इस बिल में कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट सुरक्षित महसूस करे? यही सबसे बड़ा सुरक्षित महसूस करने का कारण है कि 30 दिन के बाद अगर आप इस्तीफा देते हो, उसके बाद में आपको जमानत मिलती है, जब चार्जशीट हो जाए वगैरह वगैरह, और जमानत अगर मिलती है तो आप शपथ ले सकते हो। इससे असुरक्षित होने का कोई भाव रखने का कारण के नजरिए में आप ऑलरेडी गिल्टी साबित हो गए ना। अगर आपको इस्तीफा देना है, फिर से इलेक्शन लड़ना है, ऐसा है। इसके पहले कितने स्टेज आते हैं पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले एफआईआर होती है, और सीबीआई है तो पीई होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। एफआईआर होती, एफआईआर पर आप स्टे ले सकते हो। हाँ। उसके बाद में आपकी पूछताछ होती है, इस पर भी स्टे ले सकते हो। इसके बाद में आपका समन निकलता है, उसके बारे में भी आप स्टे ले सकते हो, और अरेस्ट पर भी स्टे लेते हो, और अरेस्ट होती है तो फिर जमानत के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये 5 स्टेज आते हैं। रातों रात कुछ नहीं होता, मगर करप्शन में अगर आकंठ आप डूबे हुए हैं तो फिर तो अरेस्ट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। फिर भी अगर बाद में जमानत होती है तो आप फिर से शपथ ले लो भाई। मगर एक बात आप मुझे ये बताइए, क्या एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आप इस चीज को ठीक मानती है? क्योंकि अभी तो नरेंद्र मोदी जी है तो ऐसा सवाल ही नहीं है, परंतु कभी भी देश का प्रधानमंत्री जेल में जाए तो जेल से देश का प्रधानमंत्री सरकार चलाए, वो ठीक मानती है क्या आप? देश का मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए, वो ठीक मानते हैं क्या आप? क्या इस देश में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पद पर बैठा है इसके अलावा देश चलेगा ही नहीं? भाई आपके दल का बहुमत है, आपके दल का कोई अलग व्यक्ति आकर शासन चलाएगा। जब आपका बेल हो जाए आप जरूर चले जाइए वहां पर। मगर हमने कोई एक लेवल रखना है। फिर तो 2 साल के बाद सदस्यता भी क्यों जानी है? क्योंकि ऊपर अपील का अधिकार है, वो निर्दोष छूट सकते हैं।
क्यों जानी चाहिए 2 साल? और वो कांग्रेस के समय में प्रावधान हुआ है कि अगर 2 साल से ज्यादा सेशन कोर्ट्स में जेल होती है, 2 साल से ज्यादा समय के लिए कैद का ऑर्डर होता है, तो आपकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। गृहमंत्री जी, मॉनसून सेशन में हमने देखा कि विपक्ष ने आप पर भी आरोप किया कि आप भी जेल गए थे, आप पे भी आरोप हुआ था। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, आपने कहा कि मुझे नैतिकता के बारे में कांग्रेस से नहीं सीखना, उस बारे में आप बताएंगे हमें कुछ? जरूर बताऊंगा। मैंने इसलिए कहा था कि मेरे पे आरोप लगा और जैसे ही मुझे समन आया, अरेस्ट छोड़ दीजिए, सीबीआई ने मुझे समन किया, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया था। अरेस्ट तो मेरी बाद में हुई। जैसे ही सीबीआई ने मुझे समन किया था, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दिया था और केस चला और केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। पर वो तो बाद में आया एक था सेकंड, 2016। एक सेकंड सुनिए ना। हाँ। एक सेकंड, वो जजमेंट बाद में आया। बेल मेरी पहले हो गई थी, बेल मेरी पहले हो गई थी और वो जजमेंट ऐसा आया कि कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है, कहीं पर दूर दूर तक मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था। मेरे सामने के केस को खारिज किया गया था और मुझे बेल मिल गया था 96वें दिन पर। फिर भी मैंने फिर से शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बना था। इतना ही नहीं, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए, तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। तो मुझे क्या विपक्ष नैतिकता के पाठ पढ़ाता है? इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। और ये कल्पना ही मैं तो, मेरी पार्टी और मैं दोनों सिरे से खारिज करते हैं कि जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता और इससे किसी का भी बहुमत पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रभावित नहीं होगा। एक सदस्य जाएगा, आपकी ही पार्टी के दूसरे साथी सरकार चलाएंगे और आप जब जमानत प्राप्त कर लोगे तो आप आकर फिर से शपथ कर सकते हो। इसमें आपत्ति क्या है? धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन के लिए? नहीं, मुझे लगता है एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। पर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या? है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का धनखड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं। हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना चाहिए।